नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 9 जुलाई। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में। उसी के साथ साथ स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे यूपीआई जो एड्रेस है वहाँ पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ नया चैनल है, सपोर्ट कीजिए। मैं रेगुलर बेसिस में आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकता हूँ। और मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा आप कहाँ से, मतलब व्हाट आर यू, क्योंकि मैं खुद के लिए बना रहा था। तो फिर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है अचानक से देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आई वॉज रियली हैप्पी। तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। सो आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू जो आपके लिए रेलिवेंट होगा। बिकॉज आई टिपिकली वर्क आई लाइक टू स्टडी मोर अबाउट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट। सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे नहीं है, मतलब सुनक जी जो है, ही इज़ गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके एंड ही इज़ द सन इन लॉ ऑफ नारायण मूर्ति। सो दैट इज़ समथिंग टू बी टेकन, इट डज नॉट मैटर मच, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो टीसीएस का नेट प्रॉफिट जो है इट राइजेस टू 5.2% इन Q1 मिसेस एस्टिमेट्स। तो कल मैंने जैसे बताया था, कल हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारे टेक कंपनीज़ हैं उनका जो टारगेट है वो मिस आउट हो गया। दो तरीके का प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि उनका इनकम भी बढ़ रहा है बिकॉज द रुपी इज़ गेटिंग वीकर। तो पहले उसका 77 रुपी में उनका कन्वर्ट होकर पैसा आता था, अभी वो 79 रुपीज़ में कन्वर्ट होकर पैसा आ रहा है। सो इट गिव्स देम एज। उनका इनकम जो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपी व्हेन कन्वर्टेड टू डॉलर, when converted from dollar, तो वो इंक्रीज हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है दैट स्टीप सैलरी हाइक्स एंड इंक्रीज लैटरल हायरिंग अमिड राइजिंग अट्रिशन वे ऑन ऑपरेटिंग मार्जिन्स। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जा रहा है कि आप सैलरी भी बढ़ा रहे हो, सैलरी बढ़ाने के बाद बहुत लोग जॉब भी छोड़ दे रहे हैं, और जॉब अगर छोड़ देते हैं वो लैटरल मुझे उसको फिक्स करना पड़ता है, वो फिल आउट करना पड़ता है। और वो एम्प्लॉय को हायर करने के बाद आई हैव टू अगेन ट्रेन हिम, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट ऑन टू दैट पर्सन, ऑन टू दैट टैलेंट दैट आई एम हायरिंग। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाता है कि एक एंड से आपका पैसा निकल जा रहा है, ज़्यादा पैसा आपका खर्चा करना पड़ रहा है, दूसरे एंड से आपका इनकम भी बढ़ रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे उनका जो है ग्रोथ तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेफिनेटली ग्रोथ हो रहा है। बट दे आर बेसिकली मिसिंग द एस्टिमेट्स विच इज़ नॉट, यहाँ पे इट्स फाइन। अभी जो वोलेटाइल मार्केट है यहाँ पे इट्स परफेक्टली फाइन, ये कोई इशू नहीं होगा। बट ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दी रुपी इज़ गोइंग टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। पर वहाँ पे अगर आपका एट्रिशन रेट बहुत अगर हाई रहता है, एट्रिशन रेट अगर आपका हाई रहता है, देन ये आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिकॉज यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो स्लिम डाउन हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट जो आपका है, रेजर पे स्ट्राइप पाइन लैब्स गेट आरबीआई नॉट फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो आपका यहाँ पे समझना पड़ेगा कि रेजर पे स्ट्राइप ये जो है पेमेंट गेटवे है, यानी अगर आपको पेमेंट लेना है किसी दूसरे बंदे से तो ये क्या करते थे, दे आर बेसिकली क्रिएटिंग अ गेटवे, दे आर प्रोवाइडिंग अ गेटवे, ताकि आप यूपीआई के माध्यम से पैसा ले सकें, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा ले सकें। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग एग्रीगेटर, यानी ये कस्टमर से पैसा लेके ये फिर मर्चेंट को जो है वो पेमेंट करेंगे। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आपको लग रहा होगा कि ये एग्रीगेटर मतलब क्या ही है, क्या डिफरेंस है, बट दिस इज़ अ वेरी वाइटल थिंग। पहले ये क्या थे, स्ट्राइप इज़ अ पेमेंट गेटवे, रेजर पे इज़ अ पेमेंट गेटवे, यानी वो एक गेटवे तैयार कर रहे हैं दैट आप यहाँ से पैसा डायरेक्ट जो है मतलब बैंक अकाउंट में डालो। तो दैट वाज काइंड ऑफ लाइक वॉलेट। सो यहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग इनटू टेक्निकलिटीज, बट मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये अभी एग्रीगेटर बन चुका है। दैट मीन्स स्लोली एंड ग्रेजुअली नेक्स्ट इनका जो फीस रहेगा, दे वॉन्ट टू बिकम एनबीएफसी। तो एनबीएफसी अगर आप बन जाते हैं तब आप म्यूचुअल फंड लॉन्च कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप दे पाएंगे। और एनबीएफसी होने के बाद दे कैन गो टू रिटेल बैंकिंग, यही इनका स्टाइल होता है। दिस इज़ हाउ मोस्ट ऑफ द बैंक्स और बैंकिंग सेक्टर में ऐसे घुसते हैं कि आप पहले छोटे से शुरू करते हो, छोटे से फिर आप आरबीआई से जो है लाइसेंस लेते हो, लाइसेंस लेने के बाद आप एग्रीगेटर बनते हो, एग्रीगेटर बनने के बाद एनबीएफसी बनते हो, एनबीएफसी बनने के बाद फिर आप आईपीओ करते हो, देन यू टेक मनी फ्रॉम द मार्केट, डेट उठाते हो, फिर आप उसको डेट को सेल करते हो इन टर्म्स ऑफ लोन, एंड देन ईदर यू गो टू एज अ इंस्टीट्यूशनल बैंक आप करते हो, कमर्शियल बैंक करते हो, या आप रिटेल बैंकिंग में आ जाते हो। क्योंकि आपको मैंने बार बार बताया कि रिटेल बैंकिंग इज गोइंग टू ग्रो, बैंकिंग सेक्टर एज होल, फाइनेंस सेक्टर एज अ होल नेक्स्ट 10 years इज गोइंग टू बूम अ लॉट, एंड स्पेशली क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी है इट इज़ गोइंग थ्रू ह्यूज इन्फ्लेशन। तो हमें अगर कुछ परचेज करना पड़ेगा, जैसे घर परचेज करना पड़ेगा, कोई भी गाड़ी परचेज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमें डेट चाहिए होगा। एंड उसी के साथ साथ ये वीडियो आप 1.5x में प्ले करके देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा होगा। सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी you have to know about this।
पर यहाँ पे आरबीआई सबका बाप है, वो वहाँ पे बैठ के सब कुछ जो है वो मैनेज करेगा, मॉनिटर करेगा, बट इसमें भी घपलाबाजी जो है वो होता रहता है. सो द फर्म्स ऑथोराइज्ड टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर्स विल डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई. दिस इंडस्ट्री इनसाइडर्स वुड लीड टू मोर स्टैंडर्डाइज्ड एंड रेगुलेटेड पेमेंट इकोसिस्टम. दैट इज़ क्वाइट गुड एंड दैट इज़ रियली रियली हेल्पफुल एंड गुड फॉर देम. सो ओला वालों ने अभी लोगों को भगाना शुरू कर दिया, बिकॉज एज यू हैव सीन कि अभी जो है आपका लोग नहीं मिल रहे हैं, ड्राइवर नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे इनका जो है पैसा ख़त्म हो रहा है. ऊबर इज़ ऑल्सो सफरिंग थ्रू द सेम थिंग, बट ऊबर बिकॉज ये पब्लिक कंपनी है तो उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ओला इज़ प्राइमरली सफरिंग थ्रू दिस. एंड ओला जो है इट ऑलरेडी न्यू इट एंड दैट्स वाई दे हैव गॉट इन टू द मैन्युफैक्चरिंग फेज, जहाँ पे वो स्कूटी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, which is perfectly fine. but यहाँ पे ओला जो है that is suffering a lot and I don't think it will go bust. ये bust नहीं होगा, but यहाँ पे आप देखोगे कि they will be trying to ये IPO में जाना चाहेंगे. एंड IPO में I think महिंद्रा या टाटा मोटर्स जो है, I'm pretty much sure that महिंद्रा या ये कंपनी जो है या मे बी अडानी जो है ये कंपनी को बाई आउट कर लेगा. तो यहाँ पे जैसे आपको मैंने कल एक अपडेट दिया था कि टाटा प्रोजेक्ट्स और पावर ग्रिड का जो है CBI ने पकड़ा हुआ है घूसखोरी के नाम पे. तो यहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ा हुआ है. पावर ग्रिड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर BS झा, 5 ऑफिशियल फ्रॉम टाटा प्रोजेक्ट्स, इनको पकड़ के लेके गए हैं घूसखोरी के लिए, तो फेवरेबल ट्रीटमेंट के लिए. तो यहाँ पे जैसे आप समझ पा रहे हैं कि गवर्नमेंट करप्शन तो हमेशा रहेगा, बट यहाँ पे टाटा प्रोजेक्ट्स का भी अगर यहाँ पे CBI के ऊपर मतलब CBI अगर पकड़ के ले जा रही है, दैट इज़ वेरी वेरी नेगेटिव फॉर द ब्रांड टाटा. सो दैट इज़ वाई टाटा जो है अपने इंटरनल जो है वो आपका एक ऑडिट कर रही है. दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, कैसे घपलाबाजी होगा. सो आई थिंक दे विल क्लैम्प डाउन मोर ऑन देयर एम्प्लॉइज एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली. सो टाटा जो है, टाटा प्रोजेक्ट्स क्या काम करती है? टाटा प्रोजेक्ट्स काम करती है लार्ज कॉम्प्लेक्स अर्बन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तैयार करती है, रेडी टू डिप्लॉय सॉल्यूशंस फॉर रिफाइनरीज, रोड, ब्रिजेस एंड बेसिकली ये लार्ज स्केल काम करती है. प्राइमरली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को काम मतलब एग्जीक्यूशन करती है. वहाँ पे अगर आपका घपलाबाजी होता है, अगर इनको स्कैम या ब्राइबरी का इश्यूज आते हैं यहाँ पे, तो बाद में जब भी ये अप्लाई करेंगे टेंडर के लिए तो वहाँ पे इनका प्रॉब्लम होता है. सो दैट थिंग हैज़ टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. सो दिस इज़ समथिंग. यहाँ पे मतलब अपना देश में हर जगह इतना करप्शन है. तो यहाँ पे CBI बुक्स फॉर्मर NSC चीफ एक्स टॉप कॉप फॉर फोन टैप. तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे NSC जो है वहाँ पे जो सीनियर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है स्पाई कर रहे थे. ओके तो ये क्या कर रहे थे? ये लोग टैपिंग कर रहे थे 2009 टू 2017, यानी नियरली आपके 8 साल जो है ये लोग टैपिंग कर रहे थे अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर. दैट इज़ ऑब्वियसली वेरी इलीगल, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब सेंसिटिव डेटा मिल जाते हैं जो आप फिर बाद में इनसाइडर ट्रेडिंग में या पूरा जो स्टॉक मैनिपुलेशन करने में आपके लिए ईजी हो जाता है. दैट इज़ समथिंग दे हैव बीन डूइंग एंड आई थिंक कुछ जो डायरेक्टर है वो देश छोड़ के भी भाग चुके हैं. सो ऑल्सो यहाँ पे घपलाबाजी हो रहा है, देख रहे हैं आप. सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी डेंजरस. अगर NSE में अगर ये सब काम होता है, NSE इज़ वन ऑफ द सिक्योर्ड एंड स्टॉक एक्सचेंजेस. वहाँ पे हज़ार करोड़ों का मतलब लाख करोड़ों का जो है डीलिंग होता है, शेयर स्टॉक ट्रेडिंग होता है. वहाँ पे अगर ऐसा घपलाबाजी होगा, दैट इज़ नॉट वेरी दिस इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड. सो ये सारे जो है क्रिमिनल चार्जेस हैं एंड आई होप दे आर ब्रॉट टू जस्टिस एंड उनको जो है जस्टिस मिलेगा. सो लेट्स सी. ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप NSE में करते हैं डीलिंग, तो वहाँ पे अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉई थे तो दीज थिंग्स वर हैपनिंग विच वाज नॉट रियली एक्सपेक्टेड. इसमें प्रॉब्लम ये होता है, आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो रेपुटेशन है वो डैमेज होता है. एंड वो रेपुटेशन डैमेज होगा तो जो FII है या FPI है या DII है या ये जो है वो उसमें ज़्यादा उस स्टॉक मार्केट में ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे. और अगर आपके कंपनीज अपने स्टॉक वहाँ पे लिस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी लिस्टिंग ऑन BSE. तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा. सो दैट्स समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट. अगर आपने फ्यूचर में पैसा लगाया था तो आपके लिए शायद से कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटर्स हैं, जो बड़े डेटर्स हैं, बड़े लेंडर्स हैं, उनको शायद से थोड़ा सा पैसा रिकवर करने को मिलेगा, मे बी 30%. यहाँ पे 46% रिकवरी बताया, बट 20 to 30% आपका जो रिकवरी होगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. सो द होप इज़ वेरी स्मॉल. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट डेट लेडन कंपनी, यानी डेट लेडन कंपनी पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मैंने डेट ले लिया, फिर कंपनी को मैंने चला नहीं पा रहा हूँ, फिर लास्ट में मैंने डिक्लेयर कर दिया मैं क्या करूँ भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है. सो ऐसे कंपनीज को अवॉइड करें. जितने भी ज़्यादा डेट लेडन कंपनी है उसका अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है, बैलेंस शीट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मार्केटिंग अच्छा नहीं है, सो टिपिकली ट्राई टू अवॉइड इट. हाइप पे मत जाइए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे. आप पैसा डाल रहे हो
आप सोच रहे हो कि 10% 20% आपको ग्रोथ मिलेगा, वहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको 10-20% कैपिटल वापस मिल रहा है, बाकी जो 80% कैपिटल जो है वो इरोड हो जा रहा है, विच आई एम प्रिटी मच श्योर यू डोंट वांट। मैंने पहले भी बताया था एंड आई एम रियली रियली बुलिश एंड दैट्स यू नो, मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो भी मैं सोच रहा था या जिस तरीके से मैं इसको देख रहा था 2020 में बोल रहा था दैट इफ़ इंडिया हैज़ टू बिकम कैश रिच कंट्री या फॉरेक्स के ऊपर इतना डिपेंडेंसी या ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी अगर रिमूव करना है, इंडिया हैज़ टू बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस। कोई भी आप देश देखो जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, तो वो जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो शेयर करता है या एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका में देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, जर्मनी को देखो, नेदरलैंड्स को देखो, इवन इजराइल को देखो, दे सेंड एंड सेल अ लॉट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स बिकॉज डिफेंस इक्विपमेंट्स जो होता है यहाँ पे प्राइस आप डिसाइड करते हो और नेगोशिएट करने के बाद आप सेल करते हो। रशिया भी है। सो यहाँ पे हमारे देश ने 13,000 करोड़ का जो है डिफेंस एक्सपोर्ट किया है एंड आर टू द यूएस, यानी यूएस से तो इम्पोर्ट करते हैं बट यूएस को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बट हमें यूएस के ऊपर डिपेंड करने से नहीं चलेगा। वी हैव टू प्राइमरली सेल टू अदर कंट्रीज़। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, नॉट ओनली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में हमें एंगेज नहीं करना है, बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट में इमीडिएट आपको जो है इक्विपमेंट सेल हो जाता है, यानी कहीं पे भी अगर सिविल वॉर होता है, मतलब कहीं पे वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे हाई डिमांड होता है। और जहाँ पे फॉर एग्जांपल डिफेंस के लिए मे बी आप ले रहे हैं 2 साल बाद डिप्लीट हो रहा है, 2 साल बाद ले रहे हैं, तो वो तो ठीक है, वो रेगुलर आपका चल रहा है, बट अगर आपको सेल करना पड़ेगा, दैट्स वाई आप ये एक देश है जो हर जगह जंग करता है। आप मुझे बताइएगा कौन सा देश है? एक देश है जो हर जगह जंग जो है वो शुरू करती है ताकि उसका जो प्रोडक्ट है, यानी जो डिफेंस मार्केट है, डिफेंस इंडस्ट्री है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना प्रोडक्ट सेल करवाए। तो कौन सा देश है मुझे बताइएगा। तो वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें हर जगह आग लगाना चाहिए। ग्रो यहाँ पे दिस इज़ प्योर बिजनेस, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम ह्यूमनिटी, वो सब ठीक है। आप बोल रहे हो मैं बहुत ही आई एम ऑल्सो ह्यूमन, ह्यूमैनिटी इज़ ऑब्वियसली द फर्स्ट रिलीजन, शुड बी द फर्स्ट रिलीजन फॉर एवरीवन। बट यहाँ पे जब आपको अपने कंट्री को आगे बढ़ाना है, अपने कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना है, नहीं तो हमारे यहाँ पे भी सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। सो दूसरे के वहाँ पे जंग जो हो रहा है वहाँ से हम अगर बेनिफिट ले पाते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर फॉरेन एक्सचेंज। सो हमें लेट डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है, हाई लेवल ऑफ, मतलब हम देखिए यहाँ पे प्लेन मिग या राफेल ये तो नहीं बना सकते, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डू सर्विस, वी कैन डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्पेशली स्मॉल आर्म्स या जैसे बूट हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, बुलेट हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग करके हम इसको सेल कर सकते हैं। दैट इज़ वेयर आई थिंक आवर कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग राइट नाउ। वोडा टू पार्टिसिपेट इन प्राइवेट 5G इन मीनिंगफुल वे। सो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि अगर आप वोडा के इन्वेस्टर हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू शुड आस्क देम क्वेश्चन दैट आप जो वहाँ पे आपका सेल नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप हज़ार करोड़ का लॉस खा रहे हो और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि 5G में हमें घुसना है। सो दैट इज़ समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या कर रहे हैं कि ये लार्सन एंड टूब्रो के साथ घुसना चाहते हैं, दूसरे कंपनी के साथ घुसना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे उनके पास कैपिटल नहीं है। क्योंकि कैपिटल अगर आपको स्पेक्ट्रम परचेज करना पड़ेगा, आप डेट में परचेज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने डेट में डूबे हुए हो। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और इसलिए आपने आइडिया और वोडाफोन को दोनों को मर्ज कर दिया। यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि अडानी जो है ही इज़ ऑल्सो गेटिंग इनटू द रेस फॉर 5G ऑक्शन। तो यहाँ पे वोडा आइडिया यानी VI को अगर रेलेवेंट रहना है, सो दे हैव अ लॉट ऑफ डेट। तो इसमें अडानी क्या बोलेगा कि अडानी बोलेगा कि ठीक है भैया, आपने जो है डेट इतना सारा है, मैं आपका डेट परचेज कर रहा हूँ, मैं आपके कंपनी का 20% मेरे को दे दो। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक अडानी एंड देयर कॉन्ग्लोमरेट जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट इनटू दिस रेस, बिकॉज वो चाहते हैं कि जियो के साथ हम डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आए। एयरटेल जियो अभी दोनों का चल रहा है, तो यहाँ पे अडानी आई थिंक दे वांट टू गेट इनटू द रेस दैट ओके दिस विल बी 3 वे, दिस विल नॉट be 2 way because Voda is already losing the race. So Adani, I'm pretty much sure for the next 2-3 years 4 years में आप देखोगे कि अडानी जो है वोडाफोन में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगा, और टेक ओवर नहीं करेगा बट मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन के उसको आपका जो है मैनेज करेगा। दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड अगर आप टेलीकॉम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेलीकॉम में इंटरेस्टेड हैं।
So Aurobindo calls off EUGIA. EUGIA is something, I hope I'm reading it wrong, on valuation mismatch. और यहाँ पे same issue है. It is the largest generic injectables maker, यानी injection maker. They are the largest, which is really good. 11% is from domestic, 89% from international market. So हमारे India जो है one of, अभी proudly हम कह सकते हैं India is the largest pharmaceutical producer in the world, and we want to be pharmaceutical, defense, ये सारे में हमें होना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर ये सारे में हमको होना पड़ेगा, सो वी कैन गेट मोर मनी फ्रॉम आउटसाइड, तो ताकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो आस्ते आस्ते जो है वो ग्रो करेगा, बिकॉज हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या हुआ, हम ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं और वो हमारे एसेट बन जाते हैं. क्या ना आपको ये थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा. इन द लास्ट 3 months Aurobindo stock has fallen 22%, underperforming Nifty Pharma Index, which is down by 10.46%, and benchmark Nifty 50, which is 8.3%, 8.7% down है. So Aurobindo already underperform कर रहा है, and that is why I think they are trying to maybe debt laden company है. So हमें ये चेक करना पड़ेगा whether how much debt is there. So अगर उसका fundamental analysis करेंगे, we'll be able to figure out more money from the market, capital from the market to grow this company, and obviously because already market leader है and it does not want to go to NCLT and डूबना, कंपनी को डुबाना नहीं चाहते. सो आई थिंक इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन Aurobindo Pharma और बाइंग basically a company which is a monopoly or the dominant big player, तो ये आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं. सो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, आप कंपनी हैं, आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, आपको पता है कि हमारे फॉर एग्जांपल आप कंपनी के मालिक हैं, आपका शेयर जो है लिस्टेड है, आप देख रहे हैं कंपनी डूबने वाला है और मे बी यहाँ पे अगर मैं स्टॉक को सेल कर देता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल. और आप इनसाइडर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में जो है वो इलीगल है, बट उसको आई थिंक सेबी ला रही है कि म्यूचुअल फंड में भी सेम होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी कुछ दिन पहले फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का ये क्राइसिस हुआ, जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपना म्यूचुअल फंड बंद करने वाले हैं, और उनके रिलेटिव्स ने यहाँ पे पैसा निकाल लिया. म्यूचुअल फंड का वैल्यू गिरेगा, एनएवी गिरेगा, तो उसके पहले उन्होंने पैसा निकाल लिया. सो दे बुक द प्रॉफिट, पर यहाँ पे जनरल पब्लिक है वो डूब चुका है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. दैट्स द रीज़न वाई दैट्स वाई आई रियली प्रेफर दैट आप जो है स्टॉक मार्केट में इक्विटी डायरेक्ट परचेज करो. म्यूचुअल फंड इट्स फाइन, बट म्यूचुअल फंड में भी घपलाबाजी होता है. कहाँ पे क्या घपलाबाजी होता है आपको पता नहीं होता है, आपका कैपिटल डूब सकता है. तो सेबी क्या करना चाहती है, सेबी बोल रही है कि भाई आपका जो भी म्यूचुअल फंड का जो ट्रेडिंग होता है, तो वहाँ पे आपके जो घर वाले हैं वहाँ पे अगर कोई डीलिंग होता है वो आप हमें बताओ और वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. 10 लाख के ऊपर कोई भी अगर आपका डीलिंग होता है, कोई भी अगर आपका सेल होता है, वो आपको हमें बताना पड़ेगा. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. बलाबाजी करता है और उस फंड मैनेजर को आई थिंक लाइफ टाइम के लिए बार कर देना चाहिए. इक्विटी म्यूचुअल फंड गेट 15,000 crore इनफ्लो फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर, विच इज़ रियली गुड. रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पैसा डाल रहा है म्यूचुअल फंड में, बिकॉज यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि सेविंग्स और पैसा अकाउंट में डाल रख के कोई फायदा नहीं होगा. यू आर गोइंग टू लूज मनी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. सो दैट्स वाई दे आर पुटिंग दैट मनी इनटू म्यूचुअल फंड, ताकि वहाँ पे उनको इन्फ्लेशन से ज़्यादा जो है वो रिटर्न मिल सके. डेट स्कीम से जो है पैसा लोग निकाल रहे हैं, बिकॉज डेट में क्या होता है आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता है. डेट इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन दी डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट. तो वहाँ पे आपको मे बी 5%, 6%, 7%, इट्स अ सेफ इंस्ट्रूमेंट, बट उसमें उतना रिटर्न नहीं मिलता है. इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल है, अभी अगर आप स्टॉक परचेज करते हैं तो उसका अगर 10-20% या 5% भी ग्रोथ होता है, दैट इज़ वेरी गुड. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गिव्स यू अ पॉजिटिव रिटर्न ऑफ, क्योंकि बेंचमार्क को लेकर अगर हम करते हैं तो वहाँ पे आपको एवरेज में 10%, 12%, 15% रिटर्न मिलता है, विच इज़ ऑब्वियसली बेटर देन द इन्फ्लेशन. सो दैट्स वाई ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. एंड म्यूचुअल फंड में ग्रोथ हो रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे जो है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर इसमें पैसा डाल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड. यहाँ पे रिपोर्ट जो है आप देख सकते हैं कि कौन से गोल्ड ETF में, कॉमोडिटी में लोग पैसा डाल रहे हैं. कॉर्पोरेट फंड में उतना पैसा नहीं डाल रहे हैं. मिडनाइट फंड होता है, ओवरनाइट फंड होता है, लिक्विड फंड होता है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, वहाँ से लोग जो है पैसा निकाल रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो आप स्टडी करो, और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो वहाँ से आपको एक गाइडेंस भी मिल जाएगा कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड्स.
सो रुपी फॉल्स 79.26 और ये और भी गिरने वाला है। आई एम प्रीटी मच श्योर 80 क्रॉस कर जाएगा बाय दिस मंथ एंड। एंड फोरेक्स रिजर्व्स आर डिक्लाइनिंग बाय $5 billion। सो ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा एंड समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट, समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। वैक्सीनेशन आपने जो दिया था, आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉपुलिस्ट कंपल्शन। यहाँ पे आप जो माइनॉरिटी को इतना 5,000 10,000 करोड़ दे रहे हो, दैट इज़ पॉपुलिस्ट कंपल्शन। यहाँ पे आप बहुत सारे जो प्लान्स हैं या स्कीम्स हैं वो दोज आर ड्रिवन बाय पॉपुलिस्ट कंपल्शन एंड दैट इज़ वाई विच इज़ affecting our forex reserves, and also it is creating a huge amount of economic depression in our country और इन्फ्लेशन इसलिए बहुत भयानक तरीके से बढ़ रहा है। तो सिंगापुर के मिनिस्टर ने बताया कि भाई इंडिया शुड ग्रो, मस्ट ग्रो एट 8 to 10%। आई थिंक इंडिया शुड ग्रो एटलीस्ट 12% एवरी सिंगल ईयर। ऑन एवरेज 10% तो होना ही चाहिए, नहीं तो आपका जो इन्फ्लेशन इतना भयानक हो रहा है, आपका जो मतलब फोरेक्स डिप्लीट हो रहा है, आप उससे कम्पीट नहीं कर पाओगे। और इसलिए आपको कुछ मेजर जो सेगमेंट हैं वहाँ पे फोकस करना है, आईटी पे फोकस करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फोकस करना है, आपको ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस करना है, फार्मा पे फोकस करना है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा फोकस करना है, और यहाँ पे आपको डिफेंस में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। डिफेंस अगर आप ग्रो को सॉल्व हो जाएगा, वी कैन नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग हब लाइक चाइना, बट एटलीस्ट कुछ इंडस्ट्री को हम डोमिनेट कर सकते हैं जहाँ पे हमारा वर्ल्ड डोमिनेशन होगा। जो फार्मा में है वैसे अलग अलग सेगमेंट में, जैसे डिफेंस में हम कर सकते हैं, आईटी में कर सकते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर उस तरीके से करती है, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आर कंट्री कैन ग्रो पॉजिटिवली, एंड जो प्रॉब्लम हो रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। Global trade rises 15% in Q1 and 10 oil blocks open for bidding। ये आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, वीडियो इज़ गोइंग वेरी लॉन्ग। BOI seeks to recover 2.5 thousand करोड़ एवरी क्वार्टर, क्योंकि यहाँ पे जो है इनका बहुत सारा पैसा जो है आपका डूबा हुआ है फ्यूचर ग्रुप में। सो आई एम नॉट श्योर दैन दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेल अ लॉट ऑफ लोन्स। ये 2,400 करोड़ का जो बैड लोन है वो सेल करना चाहते हैं। दे आर ऑलरेडी सेलिंग इट, सो दैट्स समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। IIFL ने 3.12 करोड़ जो है दिया है अनफेयर ट्रेड चार्जेस के ऊपर। किसको दिया है? सेबी को दिया है। सो उनके ऊपर भी घपला भाई सब हर जगह घपला। So I'm pretty much sure that Putin Babu जो है when Russia went to war with Ukraine, I thought it will get over within a month, but 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया। and I think जो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, because Putin जो है he is trying to break back of Europe and America, and he will be able to do that। यूरोप जो है वहाँ पे गैस क्राइसिस हो रहा है, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में भी बहुत ख़राब हालत है। एंड व्हाट रशिया इज़ ट्राइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली चाइना एंड अदर कंट्रीज, दैट दे वांट टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ यूरोप एंड वेस्ट। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट ये वॉर जो है इट विल एक्सटेंड नियरली अबाउट 2 years 3 years डाउन द लाइन, एंड ही विल मेक श्योर दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी और जो ये हेगेमोनी जो होता है ना, डोमिनेंस, ये चेंज हो जाएगा। एंड he's working on that and I'm pretty much, I think he will be successful, only time will tell, but अभी जो हालत है इसका पलड़ा, पुतिन का पलड़ा भारी है। और ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने न्यूट्रल स्टांस लिया है, दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड, एंड उसके वजह से लॉन्ग टर्म में आई थिंक इंडिया विल बी रिवॉर्डेड विथ बेनिफिट्स, सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो आई थिंक ये न्यूज़ पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा पोस्ट कोविड जो कंपनीज़ हैं आउटडोर एडवेंचर स्पोर्ट, आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं। आई डोंट थिंक एम्प्लॉयज़ लुक फॉर आउटडोर एक्टिविटी, वहाँ पे वो काम ऑफिस में काम करने जाते हैं, मस्ती मारने नहीं। कंपनी अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है तो ये बहुत एक नेगेटिव चीज़ हो जाता है। सो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू कंसिडर, एंड दैट्स अबाउट इट। आज का वीडियो यही था, थोड़ा सा लंबा हो गया। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा।